टू O2 कैसे हैं आप? बिल्कुल मजेदार, शानदार। तो चलो बच्चों, हम लोग आज अपना कॉस्टिंग का मटेरियल का लास्ट लेक्चर ले रहे हैं। विद दिस लास्ट लेक्चर आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मजा आया होगा। एंड बताऊं मैं आपको, इस चैप्टर की इम्प्लीकेशन ना सिर्फ कॉस्टिंग में है, यू विल फाइंड इन FM एज इन्वेंट्री कंट्रोल, और ऊपर से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 या कई सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन भी इसमें मिक्स होते हैं। So this is going to affect this is going to help your accounts also and financial management also. कहीं ना कहीं दूसरे सब्जेक्ट्स को सपोर्टिव रहता है, ये वाला पूरा चैप्टर ही आपको बहुत काम आता है। आज हम लोग बेसिकली कोई खास एक टॉपिक नहीं लेने वाले हैं। आज हम लोगों ने कुछ मिसलेनियस छोटे छोटे काम करने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कराने जा रही हूँ कुछ थ्योरी, दैट इज VED एनालिसिस। नोट्स मैंने आपको दिए हुए हैं, अपनी बुक में चेक कर सकते हैं। VED एनालिसिस क्या है? V मतलब बेटा वाइटल, E मतलब असेंशियल, एंड D मतलब डिजायरेबल। राइट? V मतलब वाइटल, देन E मतलब असेंशियल, एंड देन D मतलब डिजायरेबल। वाइटल का मतलब होता है जिसके बगैर तो हम सांस ही नहीं ले सकते। सुपर इंपॉर्टेंट, दैट इज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमें ये चाहिए ही चाहिए। असेंशियल का है कैन वेट फॉर फ्यू आवर्स, मतलब ठीक है अगर नहीं है तो मुसीबत तो आएगी, बट हाँ कुछ टाइम, कुछ घंटे, कुछ मिनट्स हम बिता सकते हैं उसके बगैर। बट डिजायरेबल का है चाहिए बट इट्स ओके, इट्स ओके, यू कैन वेट एंड यू कैन लाइक इट्स ओके, मतलब कुछ दिन चल सकता है काम उसके बगैर। जैसे कि हमारे किचन में एग्जांपल लेते हैं, हमारे किचन में क्या चीज सुपर इंपॉर्टेंट है? यस मैम, सॉल्ट। राइट, ये तो बहुत सुपर इंपॉर्टेंट है। मतलब सॉल्ट नहीं होगा तो खाना कैसे बनेगा? मम्मी अगर सॉल्ट खत्म हो गया है तो मम्मी बोलेंगी जाओ अभी लेके आओ, अभी मुझे चाहिए चाहिए, खाना कैसे बनाऊंगी? सो शी नीड्स सॉल्ट। बट हाँ ठीक है, असेंशियल में इज लाइक फ्लावर। राइट, हमारा अगर घर में आटा खत्म हो गया है तो कोई बात नहीं, इस बार हम राइस बना लेते हैं, इडली बना लेंगे। सो वी कैन हैव अदर ऑप्शंस ऑल्सो। बट अगर नहीं है तो स्विगी भी कराई जा सकती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आफत नहीं आएगी तो ठीक है, वी कैन एटलीस्ट हैव वन लंच और डिनर विदाउट फ्लावर, वी कैन हैव समथिंग एल्स ऑल्सो। बट व्हाट इज डिजायरेबल? लाइक क्या चीज डिजायरेबल में लेते हैं? तो आप मान लीजिए, सपोज करिए आपके पास्ता। राइट, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, मैं मना नहीं कर रही कि आप नहीं खाओ, मैं क्यों बोलूंगी आप मत खाओ, तो आप खाओ खाओ, मगर ऐसा नहीं है कि अगर पास्ता आज घर में खत्म हो गया है तो अब तो हमने कुछ भी नहीं करना, ऐसा नहीं है। सो यू कैन लाइक हैव अदर थिंग्स ऑल्सो, यू लाइक। राइट, दिस इज वेरी सिंपल एग्जाम्पल। बट लेट्स गो टू अ मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। अगर हम किसी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, जो गारमेंट, रेडीमेड गारमेंट्स बना रहे हैं, तो उनके लिए वाइटल क्या होगा? So I'm talking about a ready-made garments factory. Right, they're making shirts and they're making something else. So ready-made garments. So what is the most important thing? एक बात बताती हूँ बेटा, ये जो VED एनालिसिस है ये रॉ मटेरियल के ऊपर नहीं है। पहले वाला एग्जाम्पल आपको सिर्फ मैंने साइकोलॉजिकली समझाने के लिए बताया था। बट दिस एनालिसिस इज बेसिकली ऑन द कंज्यूमेबल स्टोर। दिस इज ऑन द कंज्यूमेबल स्टोर एंड नॉट ऑन द रॉ मटेरियल। ये चीज है जो हमारे को प्रोडक्शन में हेल्प करती है, उनमें से हम VED एनालिसिस करते हैं, क्या चीज हमारे लिए वाइटल है, क्या चीज एसेंशियल है, क्या चीज डिजायरेबल है। सो दिस एनालिसिस बेसिकली ऑन द कंज्यूमर स्टोर्स। ठीक है, अभी हमें किचन के एग्जाम्पल में कुछ रॉ मटेरियल भी ले लिए थे, बट एक्चुअली ये जो एनालिसिस है दिस ओनली ऑन कंज्यूमर स्टोर्स। अब चलो एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि क्या चीज वाइटल में आएगी। तो इफ यू टॉक अबाउट रेडीमेड गारमेंट्स फैक्ट्री, फॉर देम the most important thing, that the vital thing is maybe the needle of the machine. This is a consumable. ठीक है, ये रॉ मटेरियल नहीं है, बट हाँ जरूरत पड़ती है प्रोडक्शन में। मगर अगर सपोज कर नीडल टूट जाती है तो वो मशीन तो बंद हो गई, मतलब कि यू कैनॉट वेट फॉर इवन अ सिंगल मिनट, उसी टाइम प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। तो दिस इज द नीडल फॉर द मशीन। सो यू कैन वेट फॉर, सपोज you have suppose a inchy tape, right, a measuring rope.
So if you have a measuring rope, so that you can wait for a few hours or few minutes, क्योंकि अभी आपका जो पेंडिंग वर्क है आप वो कर सकते हैं, या हम दूसरों को देख करके जैसे एक कपड़े के ऊपर दूसरा कपड़ा रख करके कटिंग कर सकते हैं. So that can be done for a little of hour, like 10 minutes, 1 hour, something can be done, right? And desirable is the grease of the machine, या grease या oil of machine, right? जो मशीन में ग्रीस या ऑयल डलती है वो आप सिर्फ स्मूथ रनिंग के लिए कर रहे होते हैं. ऐसा नहीं है कि आज ग्रीस नहीं है तो मशीन बंद हो जाएगी, बिल्कुल ही नहीं होगा काम, ऐसा नहीं होता. सो हमारे जो कंज्यूमर स्टोर्स हैं उनके ऊपर किया जाता है VD एनालिसिस, वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल. बेसिकली ये उनके लिए है जो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ना कि रॉ मटेरियल. दिस एनालिसिस इज नॉट ऑन रॉ मटेरियल. I hope you understand. This is a theory part. One more analysis there, it is called as ABC analysis. ABC analysis कहता है, इसका हमने शॉर्ट फॉर्म प्यारा सा बनाया हुआ है, ऑलवेज बेटर कंट्रोल, राइट? ये एनालिसिस पक्का रॉ मटेरियल के ऊपर ही है. दिस इज ऑन रॉ मटेरियल. ये एनालिसिस क्या कहता है? ये एनालिसिस कहता है, देखिए हर सामान को एक तरीके से नहीं रखा जा सकता. जैसे हमारे घर में भी जो ज्वेलरी है और जो कैश है, मम्मा हमेशा उसको लॉकर में रखती हैं. कभी ऐसी अलमीरा में ओपन नहीं छोड़ा जाता उसको, या हम उसको बस ऐसे ही कहीं पर भी रख दिया, डस्टबिन में या कहीं स्टोर रूम में. नहीं, क्या बात कर रहे हो मैम, ज्वेलरी है, डायमंड ज्वेलरी, ओ बाप रे, आप उस स्टोर में थोड़ा रख दोगे. और जो हमारा सिंपल दाल चावल वगैरह है वो कहाँ रखते हैं आप? हाँ जी मैम, उनको स्टोर में भी रख सकते हैं. हमारे किचन का भी एक स्टोर है छोटा सा, उसमें भी रखते हैं हम लोग, एंड ऑल दैट. एंड सी कैटेगरी जो मतलब जो बहुत ही कम वैल्यू के आइटम्स हैं, जैसे रद्दी हो गई, आपके न्यूज़ पे वेस्टेज है, इन सबको तो मैम ऐसे ही हमने वहाँ पर एक कोना बना रखा है, वहाँ पर डाल देते हैं, एंड जब भी होता है हम उसको स्क्रैप आउट कर देते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज ABC एनालिसिस. कहता है कि हम सारे के सारे को अच्छी स्टोरेज नहीं देंगे, क्योंकि अगर हम सारे स्टॉक को सेम स्टोरेज देते हैं तो स्टोरेज कॉस्ट वुड बी वेरी हैवी. सो टू रिड्यूस स्टोरेज कॉस्ट and other carrying cost and for better control we use ABC analysis. क्या यूज किया हमने बेटा? ABC एनालिसिस यूज किया. तो एक अच्छी स्टोरेज कॉस्ट के लिए या गुड कैरिंग कॉस्ट के लिए हमारे को बेटर कंट्रोल के लिए, मतलब सब चीज़ों को हम ठीक से रख सकें, इसके लिए हम ABC एनालिसिस यूज़ करते हैं. बोलते हैं जो A कैटेगरी आइटम है ये हाई वैल्यू आइटम है. अच्छा एक बात बताओ, आपके घर में ज्वेलरी कितनी होती होगी? 1 किलो, 10 किलो, 15 किलो? क्या बात कर रहे हो मैम, 1 किलो तो बहुत ज़्यादा होता है, राइट? बहुत थोड़ा क्वांटिटी होता है मैम, लाइक 20-30 ग्राम, 100 ग्राम, समथिंग लाइक. सो इनकी बहुत हाई वैल्यू है और लो क्वांटिटी है, राइट? दे आर ऑफ लो क्वांटिटी, राइट? और इनको बहुत हाई सेफ्टी में रखा जाना चाहिए, इनके लिए सेफ्टी बहुत हाई होगा. लेट्स गो टू B लेवल. दे आर ऑफ रीजनेबल वैल्यू एंड reasonable quantity. They are of reasonable value and reasonable quantity. उन दोनों ने, और इसके ऊपर सेफ्टी भी कितनी रखनी होती है हमें? रीजनेबल सेफ्टी रखनी होती है. क्या रखनी होती है हमें? रीजनेबल सेफ्टी रखनी होती है. और जो C कैटेगरी है वो बेसिकली लो वैल्यू आइटम है, लो वैल्यू आइटम है और इट इज ऑफ हाई क्वांटिटी, राइट? सो वेरी लो वैल्यू आइटम, वेरी हाई इन क्वांटिटी, और इनके लिए जो सेफ्टी है वो बहुत ज़्यादा लो सेफ्टी है. हमें इन सब के लिए बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी होती. तो एक फैक्ट्री में भी हमारा जो रॉ मटेरियल है बेटा वो हर तरह का एक जैसा नहीं होता. सो कुछ सामान होते हैं जो बहुत हाई वैल्यू आइटम्स हैं, और उन हाई वैल्यू आइटम्स के ऊपर हमारे को बहुत हाई सेफ्टी रखना होता है.
इसीलिए हम क्या करते हैं, दे आर ऑफ हाई वैल्यू एंड लो क्वांटिटी, राइट। तो ए बी सी, नॉर्मली ए बी सी का अगर हम ग्राफ बनाएं, एक ऑजाइव के फॉर्म में बनाएं, तो इट्स लाइक दिस, राइट। तो यहां पर हमने रखा क्यूमुलेटिव क्वांटिटी, देन क्यूमुलेटिव वैल्यू, और जो इसका ग्राफ आता है वो ऐसे आता है, राइट। वेयर आप देखिए ये जो पोर्शन है ये ए कैटेगरी कहलाता है। इस ए कैटेगरी के अंदर ये जो हम आपको परसेंटेजेस बता रहे हैं, ये परसेंटेज एक अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज है, ये मैनेजमेंट टू मैनेजमेंट अलग अलग होते हैं, राइट। इसके अंदर लगभग 70% वैल्यू है और सिर्फ 15% क्वांटिटी है। इसके बाद ये आता है, ये था ए, ये है बी। बी के अंदर हमारे पास 30% क्वांटिटी आता है और हमारी वैल्यू के फॉर्म में आप देखिए बहुत ज़्यादा नहीं है, दिस इज ओनली 20%, right? This is only 20%. And if you talk about C, this is लगभग 55% of the value, sorry, quantity, and this is 10%. This is 10%, right? So that means अगर हम इस ग्राफ को देखें, I can color it. So this is my A category. This is my A category. जहाँ बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू है और हमारा जो कॉस्ट है वो बहुत कम, मतलब वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मतलब कॉस्ट बहुत ज़्यादा है बट क्वांटिटी बहुत कम है, राइट। दिस इज माय बी कैटेगरी। Okay, this is my B category, and let's talk about our C category. So this is my C category. Okay, so let's see this. This is my C category. Okay, so these are my A, B and C category. Can you see it? Right, ma'am. So ये जो A, B, C categories हैं, इन सभी categories के अंदर क्या खास बात है? इन सभी categories के अंदर खास बात क्या है? हमारे टेबल से justify होता है A, B and C. A के अंदर हम quantity की बात करें, और एक बात बता रही है, जो quantity है ये basically quantity नहीं है, ये variety है, राइट। दिस इज द बेसिकली द वेराइटी परसेंटेज है। मैं इसका मतलब समझाऊंगी क्या चीज़ है ये वेराइटी का काम, इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। दिस एंड वैल्यू परसेंटेज अगर हम देखें तो, सो दिस इज 15%, द वैल्यू ऑफ विच इज 70%, दिस इज 30%, द वैल्यू ऑफ विच इज 20%, एंड दिस इज 55%, द वैल्यू इज 10%। और इसका अगर मैं एग्जाम्पल देखूँ,
अगर हम किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी की बात करें तो ए कैटेगरी में क्या आएगा? ए कैटेगरी में आएगा मार्बल्स, टाइल्स, फिटिंग्स, राइट? यू कैन टॉक अबाउट फिटिंग्स, बहुत महंगी होती है, छोटी छोटी फिटिंग्स लाते तब भी बहुत महंगी होती हैं वो। बी कैटेगरी में टॉक अबाउट सीमेंट, एंड सी कैटेगरी में यू कैन टॉक अबाउट सैंड एंड ब्रिक्स एंड एवरीथिंग, राइट? So this is sand, bricks and all these things. These are all C category item. फिटिंग्स में इतना छोटा छोटा पीस भी हमारा कई बार 1000 रुपीज़ में आ रहा होता है। ब्रास फिटिंग्स हैं, टॉयलेटर फिटिंग्स हैं, दे वेरी कॉस्टली। वाइल सीमेंट फिर भी 10 kgs बैग 300 का आ गया, 400 का आ गया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। एंड सैंड एंड ब्रिक्स, तो दीज आर हम थोक भाव में मंगवाते हैं, बाहर रख लेते हैं और आराम से कंस्ट्रक्शन करते रहते हैं। सो यू कैन टेक दिस एग्जाम्पल्स हियर। अब समझने वाली बात ये है, एक बार नोट डाउन करिएगा, 1-2 लाइनें मैं लिखवा रही हूँ आपको, लिखिए बेटा। इन एबीसी एनालिसिस कैटेगराइजेशन इज डन अकॉर्डिंग टू द वैल्यू। जो ए बी सी है ये क्वांटिटी नहीं है, वैल्यू बेस्ड है, सो इट इज अ वैल्यू बेस्ड एनालिसिस, ठीक है? इट इज द कैटेगराइजेशन इज डन अकॉर्डिंग टू वैल्यू, फुल स्टॉप। द क्वांटिटी इंडिकेट्स only the variety. The quantity indicates only the variety. That is the number of items handled. Variety means the number of items handled. Suppose if there are 20 varieties of items to be handled, जिनको हम कहते हैं SKUs, right? SKUs means varieties. आपके पास कितनी varieties हैं? So if there are 20 varieties of items, then each would be considered 5%. तो क्वांटिटी हियर डज नॉट मीन्स कि आपके पास स्टॉक कितना ज्यादा है, एक का 1000 पीस है, एक का 20 पीस है, नहीं 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 नहीं, वो बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम वेराइटी की बात कर रहे हैं। सो एबीसी एनालिसिस का जो प्रॉपर मीनिंग है वहां पर क्वांटिटी मीन्स द नंबर ऑफ वेराइटीज दैट इज हैंडल्ड। ओके, सो हम लोग अभी ये बात हो गई है, अब हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पीछे क्वेश्चन छूटा जो एबीसी का आया था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। इसको हमें ए बी के सी के हिसाब से देखना है कि कौन सा इसमें से ए है, कौन सा बी है, कौन सा सी है। सो लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, the following information is known about a group of items. Classify the material in ABC classifications. So model number 501, 502 and so on till 510. So since there are 10 varieties of items, so each is considered to be 5%. हर आइटम को हम क्या मानेंगे? 5% मानेंगे। एनुअल कंजम्पशन इन पीसेस 30,000, सब कंजम्पशन इन पीसेस दे रखे हैं, एंड यूनिट प्राइस इज ऑल्सो गिवन, हर चीज का प्राइस दिया हुआ है। सो पहले हम एक काम करते हैं, ये मॉडल नंबर के साथ हमें क्वांटिटी का परसेंटेज पता चल गया। अब हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, राइट? इसका यूनिट्स लिख रहे हैं, यूनिट्स और रेट और इसकी वैल्यू, एंड देन विल फाइंड आउट वैल्यू परसेंटेज। सो मॉडल नंबर 50, लेट्स ब्रिंग लाइन, आजा सिमसिम, चलो भाई हो गया मेरा काम शुरू। ओके, दिस इज 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510। 10 के 10 आ गए। नाउ क्वांटिटी वुड बी ईच 10%। क्वांटिटी वुड बी ईच 10%, क्योंकि 10 वेराइटीज हैं तो सबको 10% मानना पड़ेगा, इसमें कोई और काम नहीं है। अब दिस इज 30,000 यूनिट्स at the rate of 10 paisa, that means value is 3,000. This is 2,80,000 units. This is 15 paisa.
2,80,000, 15 paisa is 42,000, 3,000 at 10 paisa, this is 300, 1,10,000 at 5 paisa, this is 550, 5,500. So 1,10,000 into 5% is 5,500. 5 paisa means. Then 4,000 into 5 paisa, it is equal to 200. Then 2,20,000 into 10 paisa is 22,000. 15,000 at 5 paisa, this is 750. 80,000 at 5 paisa again, this is 4,000. 60,000 at 15 paisa is 9,000. 8,000 at 10 paisa is 800. राइट. सो हमारा ये काम पूरा हुआ. अब इसकी टोटल की वैल्यू लेते हैं. कितना आया? 3,000 प्लस 42,000 प्लस 300 प्लस 5,500 प्लस 200 प्लस 22,000 प्लस 750 प्लस 4,000 प्लस 9,000 प्लस 800. दिस इज इक्वल टू 87550. आपको परसेंटेज निकालनी आती है. जो भी आइटम है डिवाइड बाय टोटल इनटू 100. सो हमने क्या किया? डिवाइड करना शुरू करते हैं. इंटू 3,000, दिस इज 3.43%. दिस इज 3.43%. ओके. सो हमने ये परसेंटेज ले लिया 3.43%. ओके. नेक्स्ट, this is 47.97%. This is 0.34%. This is 6.28%. This is 0.23%. This is 25.13%. This is 8.57%. This is 4.57%. This is 10.28%. This is 0.91%. ओके. सो ये हमारी वैल्यूज आ गई हैं. अब हमने रैंकिंग्स देनी है. हमारी रैंकिंग्स कैसे होंगी? डिसेंडिंग ऑर्डर में चल सकती है. मैं यहाँ पर रैंक लिख लेती हूँ, या आपके पास साइड में जगह हो तो आप वहीं पे लिख लीजिए. मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ. लीजिए जी, हो जा सिम सिम. अब तो तू छोटा हो जा, मुझे साइड में रैंक भी लिखने का है. तो लो जी. ओके. नाउ आई एम राइटिंग डाउन द रैंक्स. रैंक अगर आप ध्यान से देखें, हाँ जी, अब ध्यान से देखिए तो हम रैंक डाल सकते हैं यहाँ पर. आपके पास कॉपी में जगह होगी तो आप भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप साइड में कॉलम बना लीजिए. The first rank is for this and second rank is this, right? 25 के बाद जो से छोटा आ रहा है, आई थिंक वो थर्ड रैंक ये है 10% का. उसके बाद 10 के बाद आता है 8, फोर्थ रैंक. 8 के बाद आ रहा है यहाँ पे 7 नहीं है 6, फिफ्थ रैंक, राइट. एंड देन फिफ्थ इज 5,500 का जो रैंक था ये आ गया
नहीं मैम, आपने गड़बड़ कर दी है, ये परसेंटेज गलत है। 750 इंटू जो आ रहा था वो 0.85 था। अब मैं तभी सोचूं मेरे को कैसे पता चला, क्योंकि इसका वैल्यूज भी तो थी ना अपने पास, ये वाली वैल्यूज, तो वैल्यूज को भी तो देखना था। दिस इज 0.857, that means 0.86. This is 0.86. Okay, now this is third rank, fifth. आप इनको भी वैल्यूज को भी देख सकते हैं, you can take these values also for the ranking purpose, right? So the value is fourth rank comes here, फिर उसके बाद फिफ्थ रैंक आया यहाँ पर, सिक्स्थ रैंक आया यहाँ पर टॉप पे। अब 3000 छोटा क्या है, 750, 300, 200, तो दिस इज सेवंथ रैंक हो चुका, नहीं, दिस इज सेवंथ रैंक, दिस इज एट्थ रैंक, दिस इज नाइन्थ रैंक एंड दिस इज 10th रैंक। ओके, हमने सबकी रैंकिंग कर दिया है, छोटे से बड़ा, नहीं बड़े से छोटा, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ABC एनालिसिस, राइट। हमारे को फर्स्ट कैटेगरी में 70% के आसपास वैल्यू चाहिए। सो यहाँ हम लिख रहे हैं मॉडल नंबर, और फिर हम बात कर रहे हैं वैल्यू परसेंटेज, और फिर हम बात कर रहे हैं क्वांटिटी परसेंटेज। क्वांटिटी परसेंटेज, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस, एंड मेरा मॉडल नंबर जो 1 है वो 502 है। दिस इज द फर्स्ट रैंकिंग। व्हाट इज द वैल्यू? द वैल्यू इज 47.97%। क्वांटिटी ऑब्वियसली 10% है। अब अगर मैं दूसरा देखूँ सेकेंड रैंक, तो 25.13% आ रही है, और हम इन दोनों को ऐड करें तो 47.97 प्लस 25.13 इस 73% आ गया जी इन दोनों को लेकर। सो दिस इज माय रैंक नंबर 506, राइट। तो ये जो मैंने आपको बताया था 70%, 15%, ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि डॉट 70 पे कट ऑफ कर देंगे, नहीं, हम कैटेगराइजेशन करने की जी 502 मॉडल नंबर, 506 मॉडल नंबर, ये दोनों ए कैटेगरी के आइटम्स हैं, अच्छी वैल्यू है इनकी। अब मैं चलती हूँ, दीज आर ए कैटेगरी आइटम्स। नाउ कम्स बी कैटेगरी आइटम्स। बी कैटेगरी आइटम्स में हमने उठाया थर्ड रैंक। व्हाट इज द थर्ड रैंक? थर्ड रैंक इज 509। थर्ड रैंक इज 509, और 509 का परसेंटेज था 10.28%, राइट। थर्ड रैंक का परसेंटेज आया था हमारा 10.28%, और फोर्थ रैंक किसका था? यस, 504। दिस इज माय फोर्थ रैंक, 504, एंड द वैल्यू इज 6.28%। अभी भी 16% के आसपास, 20% के आसपास पहुंच जाए बस। 508, दिस इज 4.5, कितना था? 4.57%। सो इनकी क्वांटिटी 10-10 है, हमने 30% पे ले लिया। मेन इसकी वैल्यूज देखनी है, इट्स कमिंग आउट टू बी 21.13% अप्रॉक्सीमेटली। बाकी जो कुछ है अब सी कैटेगरी का है जी, सब कुछ अब बच गया और सी कैटेगरी में आएगा। मतलब 501 जिसका कि परसेंटेज 3.42 था, देन 510 जिसका परसेंटेज 0.91% था, देन 507 जिसका परसेंटेज 0.86% था, देन 503 जिसका परसेंटेज 0.34% था, एंड 505 जिसका परसेंटेज 0.23% था। इन सबको मिला करके मेरा जो टोटल भी बचा है वो सिर्फ 5.76 बचा है। आपको दिख रहा है कि वैल्यू बिल्कुल ही नॉमिनल है, और क्वांटिटी तो हमारी सबकी 10% है, तो उसमें तो कहने की कोई बात ही नहीं है, राइट। सो
लगभग आप देख रहे हैं कि वो जो परसेंटेज हमने कही थी उसके अप्रॉक्सीमेटली तो हाँ बन रहा है। सो इस तरह से हम अपने सभी प्रोडक्ट्स का एबीसी एनालिसिस कर सकते हैं। एबीसी एनालिसिस करने से जो हमारी हाई स्टोरेज है, जो गुड स्टोरेज है, हम ए कैटेगरी को देते हैं, बी कैटेगरी को हम रीजनेबल स्टोरेज देते हैं, इससे हमारी कैरिंग कॉस्ट बहुत कम हो जाती है, और सी कैटेगरी को हम लगभग जीरो स्टोरेज मतलब बहुत कम स्टोरेज कॉस्ट पे रखते हैं, जिनके अंदर हमारे को बहुत सेफ्टी नहीं चाहिए होती। सो इसलिए हमारी उनकी कैरिंग कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। सो आपने देखा कि कैसे हम अपनी एबीसी एनालिसिस करके हम अपनी कैटेगरीज डिवाइड कर सकते हैं और मेजर वैल्यू को हम बहुत ही थोड़ी कॉस्ट के अंदर संभाल सकते हैं। तो बेटा जी ये हुआ हमारा एबीसी एनालिसिस, राइट। आपने कुछ भी देखना है, ये टेबल देखना है तो नोट डाउन कर सकते हैं आप पॉज करके। और अगर आपको एबीसी एनालिसिस देखना है तो ये रहा आपका एबीसी एनालिसिस, राइट। ये ए और बी कैटेगरी और ये आ गई सी कैटेगरी, राइट। तो सिंस इस तरह से आपका एबीसी का ये मतलब ये पोर्शन खत्म हुआ। अब मेरे पास एक क्वेश्चन और रहता है, दैट इज माय क्वेश्चन नंबर, that is my question number 18। अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन आ रहा है, और इसका हमारे पूरे मटेरियल चैप्टर में किसी फॉर्मूला से कोई लिंक नहीं है। हमारे को इसके लिए थोड़ा सा कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी, और कैसे लगाएंगे हम अपनी कॉमन सेंस वो देखते हैं। सो इट्स अ नाइस क्वेश्चन, अ यूनिक क्वेश्चन। हमें बस इसके अंदर कॉमन सेंस लगानी है और देखते हैं इस कॉमन सेंस में हम क्या काम कर रहे हैं। ओके, सो we are on to our question number 18. The following information is available relating to the stock out of a firm. Stock out 800, number of months 2, out of 50 months का डेटा है। देखो जैसे प्रोबेबिलिटी होती है तो उन्होंने एक तरह से सैंपल डेटा दे रखा है। जैसे आप लोग कभी टेलीमार्क करते थे ना, इतने में स्टॉक आउट कितने का कितने मंथ हुआ, इतना स्टॉक आउट कितने मंथ हुआ। तो उन्होंने कहा कि 800 यूनिट्स का जो स्टॉक आउट है वो 50 में से सिर्फ 2 मंथ्स में ही होता है, और 600 का स्टॉक आउट 50 में से 3 मंथ्स में होता है, और 400 का स्टॉक आउट हमारे 50 में से 3 मंथ्स नहीं 5 मंथ्स में होता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरह से हमारे सारे स्टॉक आउट यूनिट निकलते हैं और नंबर ऑफ मंथ्स हमारे को मालूम है। द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच यूनिट इज 200, द कैरिंग कॉस्ट इज 19 पर यूनिट, देन स्टॉक आउट कॉस्ट इज 50 पर यूनिट। व्हाट इज द ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक लेवल, मतलब आपको मिनिमम लेवल निकालना है, बट अपने वो वाले नॉर्मल फॉर्मूला से नहीं निकलेगा, इट इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। सो लेट्स कैरी ऑन, कैसे करने जाएंगे हम क्वेश्चन। सो पहले अभी आपने सिर्फ पेन रख देना है, समझना है। आई देन उसके बाद हम पॉज करके नोट डाउन करेंगे। पहले समझिएगा कि क्या कह रही हूं मैं। देखिए, सिंस ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन है तो मुझे भी थोड़ा सा काम संभल के करना पड़ेगा, राइट। ऐसे बिल्कुल सिंपल तरीके से काम नहीं कर सकते। मैं कैरिंग कॉस्ट देख रही हूं, चलो इधर स्टॉक आउट कॉस्ट ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा बनने वाला है। मैं स्टॉक आउट कॉस्ट ले रही हूं और कैरिंग कॉस्ट ले रही हूं। आपको ये बात समझ में आती है कि अगर हमारा सामान, मिनिमम लेवल की बातें हो रही हैं, तो मिनिमम लेवल में अगर हम ज़्यादा सामान रखेंगे तो स्टॉक आउट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी और कैरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगेगी, और अगर हम कम स्टॉक रखेंगे तो स्टॉक आउट ज़्यादा हो जाएगा और कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। दैट मीन्स हम लोग बीच में हैं। सो अगर सपोज करो कि मैं अपने 800 यूनिट्स रख लूँ तो कभी भी स्टॉक आउट होगा ही नहीं, क्योंकि 800 यूनिट की मैक्सिमम डिमांड किसी भी महीना आ रही है। तो अगर मेरे पास 800 यूनिट्स मिनिमम स्टॉक के फॉर्म में रखे हुए हैं तो मैं हर जगह अपनी डिमांड पूरी कर पाऊंगी। चाहे वो 100 यूनिट मांगने आएगा तो भी पूरा हो जाएगा, 500 मांगने आएगा तब भी पूरा हो जाएगा, 800 मांगने आएगा तब भी पूरा हो जाएगा। और कैरिंग कॉस्ट हमारा है 19 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से, तो 800 यूनिट्स पर 19 के हिसाब से आपको 19 रुपीज़ लग रहे हैं। अब इसके बाद सपोज मैं अपने पास 600 यूनिट्स रख लेती हूँ,
तो अगर 600 यूनिट्स हैं तो 100 यूनिट का ऑर्डर आया तो पूरा हो जाएगा? हाँ मैम। अच्छा एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे अपनी 600 बुक्स अपने पास रखती हूँ, राइट? मैंने यहाँ पे 600 बुक्स अपने पास रखी। अब आप में से 100 बुक्स मांगने आए, 30 मंथ्स में 100 बुक्स लग रही हैं, तो आप में से 100 बुक्स मांगने आई तो क्या मैं दे सकती हूँ? यस मैम। और 200 मांगने आए तो तब भी दे सकती हूँ, और 400 मांगने आए तो तब भी दे सकती हूँ, और 600 मांगने आए तब भी दे सकती हूँ। बट अगर 800 मांगने आ गए तो क्या होगा? मैम 800 में 600 तो आप दे ही पाओगे ना। उस महीना, जिस महीना हम आपसे 800 मांगने आएंगे, उन महीनों में आपके पास 200 बुक शॉर्ट रह जाएंगी। सो 200 विल बी द शॉर्टेज, एंड दिस इज हैपनिंग ओनली फॉर 2 months out of 50, and the stock out cost is given to be 50 rupees, right? चलो फिर करके देखते हैं जी। So let's consider it again. Suppose मैं 400 रखती हूँ, 100 आएगा पूरा हो जाएगा, 200 आएगा पूरा हो जाएगा। जब भी कोई, जिस भी महीना 200 की डिमांड होगी वो मैं आराम से पूरी कर लूंगी, और जिस महीना 400 की डिमांड होगी वो भी पूरी हो जाएगी। बट जिस जिस महीना 600 की डिमांड होगी तब मेरे पास कितना शॉर्ट रह जाएगा? मेरे पास तो सिर्फ 400 है। आप 600 मांगने आ गए तो कितना कम पड़ेगा? 200 कम पड़ेगा मैम, और इसकी प्रोबेबिलिटी 3 out of 50 मंथ्स में है, राइट? और अगर 800 मांगने आ गए तो फिर तो पूरा 400 शॉर्ट हो जाएगा, और इसकी प्रोबेबिलिटी 2 out of 50 मंथ्स में है। कैरिंग कॉस्ट 19 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से है। मिनिमम है तो मिनिमम को तो हम लोग एवरेजिंग नहीं करते हैं, वो तो रीऑर्डर जो ऊपर वाला क्वांटिटी होता है वो एवरेजिंग होता है, याद है ना आपको? मिनिमम तो सिर्फ एज इट इज लगता है, इसलिए हम डिवाइड बाय 2 भी नहीं कर रहे हैं। सो अगर सपोज करो कि मैं 200 यूनिट्स अपने पास मिनिमम स्टॉक पे रखती हूँ, तो क्या होगा? 100 यूनिट की डिमांड आएगी मैं पूरी कर पाऊंगी, 200 की डिमांड आएगी वो भी पूरी हो जाएगी। बट जब 400 की डिमांड आएगी तो मेरे पास 200 यूनिट शॉर्ट रह जाएंगे। दिस इज 5 out of 30, प्लस जिन दिनों 600 की डिमांड आएगी उन दिनों 400 शॉर्ट हो जाएंगे, आउट ऑफ 50, नॉट 30, आउट ऑफ 50। एंड जिन दिनों 800 की डिमांड आएगी तो 600 शॉर्ट हो जाएगा, और इसकी प्रोबेबिलिटी 2 out of 50 मंथ्स में है, राइट? तो 200 into 19, ये हो गया। अब आते हैं जी, मेरे पास अगर 100 यूनिट्स हैं तो, अगर 100 यूनिट्स हैं तो जब 100 की डिमांड आएगी सिर्फ तभी पूरा होएगा। 200 की डिमांड आती, मैं 100 यूनिट शॉर्ट हो गई, एंड 200 की डिमांड है 10 out of 50 मंथ्स। फिर जब 400 की डिमांड आएगी तो मैं 300 यूनिट शॉर्ट हूं, 5 out of 50 मंथ्स। 600 यूनिट्स की डिमांड आती है तो 500 यूनिट्स का मेरा स्टॉक आउट है, दिस इज 3 out of 50 मंथ्स। एंड 800 यूनिट्स की डिमांड आने पर 100 यूनिट शॉर्ट है, दिस इज 2 out of 50 मंथ्स। टोटल इंटू 50, 100 into 19, ये हो गया जी मेरा टोटल अपना कैरिंग कॉस्ट एंड स्टॉक आउट कॉस्ट। सो लेट्स कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट, राइट? जहां पर भी अपना मिनिमम कॉस्ट आएगा हम वही वाला मान लेंगे। ओके, दिस इज 15,200, दिस इज 400, एंड दिस इज 11,400। सो टोटल बना 11,800। अब देखिए यहाँ पर 1,400, राइट? एंड दिस इज 7,600। सो ऐड करें दोनों को, सो दिस इज 9,000। अब आते 200 पर,
So this is 3400 and 200 into 19 is 3800. This is 7200. तो गिरता ही जा रहा है, देखते हैं जी कहाँ सबसे कम है, राइट? 300 into 5 by 50, 500 into 3 by 50, 700 into 2 by 50 into 50. This is coming out to be 5400 and this is coming out to be 1900. So it's coming out to be 7300. So where is the cost minimum? Yes ma'am, here it is minimum. तो मेरी कॉस्ट मिनिमम आ रही है 200 के मिनिमम स्टॉक पर, क्योंकि अगर मैं मिनिमम स्टॉक अपना बहुत ज़्यादा बढ़ा लेती हूँ तो मेरे पास कैरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा किलिंग है यहाँ पर, जबकि हमारे कुछ ही महीना शॉर्ट पड़ेगा। मतलब 800 की जो यूनिट की डिमांड है, 600 यूनिट की डिमांड है, बहुत कम मंथ्स में आ रही है। इसकी वजह से हमारे पास जो मिनिमम कॉस्ट स्टॉक आ रहा है वो आ रहा है 200 यूनिट्स। सो द सेफ्टी स्टॉक लेवल, so the safety stock level is 200 units. आपको बात समझ में आ गई? एक बार फिर से समझ लीजिए क्या किया है हमने। इस क्वेश्चन में कहा गया था कि हमारे को मिनिमम लेवल बताना है और मिनिमम लेवल में उन्होंने एक प्रोबेबिलिटी टेबल दिया हुआ है हमारे को कि इतने महीनों में इतने की डिमांड आती है। तो मैंने कहा हर लेवल बना के देखा कितने पे कितने की डिमांड आ रही है। तो हमने बना के देखा अगर हम 800 यूनिट रख लें तो हमारे को कितने दिनों तक हमारे को स्टॉक आउट नहीं होगा। तो हमने देखा कि अगर हम 800 यूनिट रखें तो कभी भी स्टॉक आउट नहीं हो, क्योंकि 800 से ऊपर की डिमांड तो कभी आते ही नहीं। और बट हाँ, कैरिंग बहुत ज़्यादा लग रहा है। बट अगर हम 600 की रखते हैं तो 200 यूनिट शॉर्ट होने के चांसेस सिर्फ 2 मंथ्स में, राइट? अगर हम 400 यूनिट रखते हैं तो 600 यूनिट की जब डिमांड आएगी तब भी 200 शॉर्ट पड़ेंगे और 800 यूनिट की डिमांड आएगी तब 400 यूनिट शॉर्ट पड़ेंगे। इस तरह से हम करते गए और हमने अपना टोटल सेफ्टी स्टॉक निकाल के देखा जहां पर कॉस्ट मिनिमम हो जाए, राइट? तो वेयर एवर इज द कॉस्ट इज बेस्ट, मतलब कॉस्ट इज बेस्ट वेयर मीन्स द कॉस्ट इज मिनिमम, तब हमारा वो सेफ्टी स्टॉक लेवल, मतलब किसी भी उसमें हम हमेशा समझदारी से काम करेंगे ना, अभी तो बताने की बात नहीं कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए, राइट? तो जहां पे कॉस्ट मिनिमम होगी वही हमारा लेवल सेफ्टी स्टॉक लेवल है। मैं चाहूंगी कि आप इसकी एक्सप्लेनेशन अपने आप लिखें ताकि एग्जाम के दिनों में आपको याद आए कि मैम ने कैसे कराया था। सो डू राइट डाउन द एक्सप्लेनेशंस ऑन योर ओन। इस क्वेश्चन को अपने आप एक्सप्लेन करिएगा। और आपने देखा होगा मैंने 2 पार्ट्स में आपको दिखाया भी है, आप पॉज भी कर सकते हैं। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, उसको नोट डाउन करने के लिए पॉज कर सकते हैं आप, राइट? और ये आपका सेकेंड पार्ट है, राइट? तो मेरे बच्चों अब हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। बेटा जी अब आपको अपना होमवर्क पूरा करना है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स एनी काइंड तो ज़रूर कांटेक्ट करिए। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, जब तक होमवर्क पूरा कंप्लीट ना हो आपको नया चैप्टर नहीं स्टार्ट करना है। डू नॉट स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर till you are completed thoroughly done with your homework. So your homework should be perfectly done before you start with anything else. Do you understand? तो पक्का अपना होमवर्क करिएगा। और होमवर्क कैसे करते हैं? रिवाइज करने के बाद। तो पहले रिवीजन होगा, फिर होमवर्क होगा, फिर रिवीजन होगा, फिर होमवर्क होगा। इस तरह से आपको आगे चलना है। सो बेटा जी आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। सी यू एंड इन द नेक्स्ट चैप्टर। बाय फॉर नाउ, बाय बाय।